हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी हमारी सीरीज़ चल रही है एग्रीकल्चर की और 2 वीडियो मैंने बना चुका हूं। अब मैं आज तीसरी वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो जब तीसरी वीडियो के बारे में बात करते हैं तो हमारा डेली का रूटीन है कि एक दिन पहले की जो वीडियो है पहले हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेनी है, ठीक है। तो कल हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि जो हमारी गेहूं की किस्में होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो अलग अलग प्रकार की हम सारी किस्में तो याद नहीं कर सकते। तो मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताई थी, वो चीज़ क्या थी, पी एन स्क्वायर एम स्क्वायर। तो P से हो गया प्रताप, N से हो गया नर्मदा 4 और नर्मदा 112, और M से क्या हो गया, मेघदूत मुक्ता। ये 2 प्रकार की आपकी ये हो गई जिनको आपकी असिंचित या शुष्क क्षेत्रों में आपकी खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त जितनी भी होंगी वो आपकी क्या होंगी, सिंचित क्षेत्रों में गेहूं की किस्में होंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक सोनालिका है जो आपकी एक बोनी किस्म है। इसके अलावा नोरिन 10 भी आपकी एक बोनेपन की प्रजाति है। मैंने आपसे कहा था कि गिरजा को याद कर लीजिएगा। गिरजा मतलब गिरी होता है, गिरी मतलब होता है पर्वत। पर्वत जो आपकी अधिक ऊंचाई पर होंगे वहाँ पर आपका क्या, गिरजा उगाई जाएगी। गेहूं के उत्पादन के बारे में बात किया था तो भारत का स्थान दूसरा था। तो पहला स्थान किसका था, चीन का था। अगर हम देखते हैं तो गेहूँ की उत्पत्ति कहाँ से, तो गेहूँ की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उत्तर मध्य एशिया से, उत्तर मध्य एशिया से हुई थी। भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश इनको रखा जाता है। ठीक हो गया। अगर गेहूं के कुल की बात करते हैं तो गेहूं का कुल है गेमिनी कुल या ग्रेमिनी कुल, ठीक है, मैंने लिख दिया ग्रेमिनी कुल। आपका इस कुल का आपका गेहूं होता है। और गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो किस जलवायु, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आप गेहूं उगता है। इसमें इसका तापमान की ज़रूरत होती है 10 से 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा की ज़रूरत होती है 80 सेंटीमीटर। फिर कुछ और बातें हमने करी थी। गेहूं से संबंधित शब्दावली थी टिट्रिकेल। टिट्रिकेल क्या होता है, जब गेहूं और राई का आपका मिक्सअप किया जाता है तो उससे एक जो संकर प्रतिफल होता है, मतलब उससे जो आपका एक बीज उत्पन्न होता है उसे कहते हैं टिट्रिकेल। इसके अतिरिक्त गेहूं के लिए आपकी जो मिट्टी उपयुक्त रहती है वो मिट्टी कौन सी होती है, दोमट मिट्टी। गेहूं के लिए और भी चीज़ें हैं। अगर गेहूं में बोलते हैं गेहूं में होने वाला रोग तो कौन सा है, रस्ट या पिट्ट रोग कहा जाता है इसे, गेहूं के रोग को। और गेहूं देखिए उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में होता है, लेकिन अगर कभी उत्तर प्रदेश का एग्जाम और उसमें पूछ दे उत्तर प्रदेश के किस भाग में गेहूं नहीं होता, तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र में आपका गेहूं नहीं होता है, उसकी खेती नहीं की जाती है। ठीक है। गेहूं में सल्फर भी आपको यूज़ होता है। सल्फर का उपयोग क्या होता है, एक तो उसकी उत्पादकता बढ़ाता है, दूसरा उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के काम आता है। तीसरा, मैग्नीशियम का प्रयोग क्या होता है, गंगा के मैदानी भागों में आपका आवश्यक होता है। गेहूं में ग्लूटीन यह आपका नाइट्रोजन के रूप में काम करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं शुष्क भार के आधार पर गेहूं में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, 0.1% होती है। ये हमने बात की थी। गेहूं में अगर फास्फोरस की कमी होगी तो क्या होगा, गेहूं में फास्फोरस की कमी होगी तो दाने कैसे होंगे, छोटे होंगे। गेहूं के रोग बोलते हैं, अगर गेहूं के अधिकतर रोग किसके वजह से होते हैं, कवक के माध्यम से होते हैं। एक होता है अनावृत कंड रोग, ये किससे होता है, कवक से। एक होता है हिल बंट रोग, ये किससे होता है, गेहूं में कवक से होता है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है करनाल रोग या करनाल बंट, ये इसे कहते हैं गेहूं का कैंसर रोग। ये भी किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा, और उसका नाम क्या है, नियोसिया इंडिका। किसके माध्यम से होता है, नियोसिया इंडिका, इसके द्वारा होता है। गेहूं का सेहू रोग होता है नेमाटोड द्वारा। गेहूं का पीला विग्रहण होता है किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा। जो गेहूं में पीलापन आ जाता है उसका विग्रहण किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा। और एग्रोसन जीएन का प्रयोग, एग्रोसन जीएन क्या होता है, एग्रोसन जीएन क्या होता है, जो गेहूं में करनाल बंट रोग होता है या आपका जो गेहूं का कैंसर रोग होता है उससे रोकथाम के लिए आपका इसका प्रयोग किया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कुछ आगे, और आपने बात की थी कि आज हम किससे संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे, चावल से संबंधित। तो चावल से संबंधित थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। तो चावल से संबंधित बातें करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो भैया चावल किस टाइप की फसल है, रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है। जी बिल्कुल सही, कैसी फसल आपकी, खरीफ की, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली अपडेट्स आपको अलग अलग जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड आपको चीज़ें मिलती रहेंगी।
अब हम क्या करेंगे कि एक हफ्ते के लिए आपका उत्तराखंड रखेंगे और एक हफ्ते आपका एग्रीकल्चर रखेंगे, साथ में हम और सब्जेक्ट को भी वीडियो लगातार देते रहेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं गेहूं की किस्मों के बारे में। तो गेहूं की किस्में अगर हम चावल की किस्मों के बारे में अगर हम बात करते हैं, किसकी किस्मों के बारे में? चावल की किस्में। चावल पहले तो बात करती है चावल कैसी है, खरीफ की फसल है। तो चावल की किस्में बोल दी मैंने अमन, ओस और बोरो। क्या बोली मैंने? अमन, ओस और बोरो। इस ओस को कार कहा जाता है और दलूब भी कहा जाता है। इनकी जो उगने का समय है वो जाड़े का समय, इसकी शरद ऋतु और इसकी ग्रीष्मकालीन ऋतु। बोने का समय देखिए, चावल का अगर हम बात करते हैं तो चावल आपकी कब बोई जाती है? जून जुलाई के आसपास में, बिल्कुल। और काटी कब जाएगी? आपकी नवंबर दिसंबर के सामने। शरद ऋतु भी आपका तकरीबन यही है, मई जून के आसपास काटी बोई जाएगी और सितंबर अक्टूबर के आसपास। और बोरो का भी आपका तकरीबन यही है। देखिए बोरो को याद करना है, ये आपकी कब बोई जाती है? देखिए नाम क्या है? बोरो। तो इसके बोने का समय क्या है? नवंबर और दिसंबर। ठीक है, जो बिल्कुल लास्ट टाइम होते हैं, जब आपका साल का एंड होता है, बोलते हैं बोर हो गए यार, अब तो नया साल आ जाए, तो बोरो मतलब बोर हो गए। तो बोरो क्या हो गया? नवंबर दिसंबर के टाइम पे इसको बोलो, और मार्च अप्रैल के टाइम पे आपका ये काटने का समय होगा। तो बोरो, बोलो और दिसंबर तीनों एक चीज़ों से संबंधित कर देंगे कि जो बोरो है वो उसमें हम बोर हो जाते हैं, कब होते हैं? नवंबर दिसंबर में, और मार्च अप्रैल में हम काटेंगे। इसके अलावा भी चावल की किस्में होती हैं। चावल की किस्में जो आपने सुनी होगी, जमुना, करुणा, जया, कृष्णा, कावेरी, पद्मा, अन्नपूर्णा, रत्ना, सोना, मंसूरी, लक्ष्मी भोग, हसनराई, हंसराज। ये आपने पूरी की पूरी याद नहीं करनी है, कोई खास ज़्यादा याद नहीं करनी है। कुछ चीज़ों को आपने याद रखना है, जिसमें आपका जमुना इंपॉर्टेंट है, पद्मा इंपॉर्टेंट है, अन्नपूर्णा, रत्ना, सोना और मसूरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लक्ष्मी भोग को आपको याद रखना है, हंसराज याद रखना है, बस इतनी सी याद रखेंगे, इसके अलावा आपने कुछ याद नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं धान की, क्योंकि चावल कहाँ से प्राप्त होगा? धान से। धान के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत बातें करते हैं तो धान की आपकी प्रजातियां पाई जाती हैं, जो होती है 3 प्रकार की प्रजाति होती है। एक होती है लंबी प्रजाति, एक होती है बौनी प्रजाति, ये तो खैर हर जगह होती है। एक होती है कैसी? सूखा अवरोधी प्रजाति। एक होती है लंबी, एक होती है बोनी, और एक होती है कैसी? सूखा अवरोधी। क्या होता है लंबी प्रजाति में? लंबी प्रजाति होती है काशी, सुधा और साकेत बुंदेला। ठीक है, कैसी? काशी, सुधा और साकेत बुंदेला। अब देखो क्या है, काशी विश्वनाथ बड़ा शहर, बुंदेला बड़ा अपने आप में, बुंदेला बात कर दे रहा है, हर बोले बुंदेले की हमने सुनी कहानी थी, हमने बचपन में पढ़ा है ऐसा। ठीक है, और ये सुधा, तो यहाँ से आपको याद कर लेना है सिर्फ सुधा को, काशी और बुंदेला, ये आपकी क्या है? लंबी प्रजाति हो गई। दूसरी अगर हम बात करते हैं सूखा अवरोधी की, देखिए हमारे पास याद करने के तरीके होते हैं, या तो जो हम याद कर सकते हैं सबको याद कर लो, या हम ऐसी चीज़ों को याद कर लेते हैं जो कम है, तो ज़्यादा वाली अपने आप याद हो जाएगी। सूखा अवरोधी कौन सी है? नगीना, बाला और कावेरी। ठीक है, अब ये देखिए कावेरी, इस पोर्शन में जल की मात्रा कम होती है, बाला सिर में बालों की मात्रा कम होती है, नगीना, नगीना मतलब नागिन से संबंधित हो गया। ठीक है, जहाँ कम जल होता है वहाँ पर भी नागों की मात्रा होती है। तो ये क्या होंगे? सूखा अवरोधी। कैसे होंगे? बाला, सिर में बाल नहीं है, कमी है, बाल नहीं है तो क्या है? कमी है। कावेरी, यहाँ तो पानी की अपने आप क्या है? कमी है, तो कावेरी को तो आपको याद ही हो जाना चाहिए। तो कावेरी में वैसे ही आपके उधर क्षेत्रों में पानी की थोड़ी कमी रहती है। तीसरा क्या है? नगीना, नागिन वाला पोर्शन आपका राजस्थान वाला। तो नगीना, बाला, कावेरी, ये क्या है? सूखा अवरोधी। और लंबी प्रजाति अगर बात करेंगे तो काशी, सुधा और बुंदेला, साकेत बुंदेला या बुंदेला। तो यहाँ से आपके सारे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। बौनी याद कर लो, मन करे तो कर लो, नहीं करे तो मत करो, इनको याद रखना। इसके अलावा जो बचे हुए वो आपके किसके आएंगे? आपकी बौनी प्रजाति में आएंगे। ये देखिए मेरा नाम भी आ गया, पंकज, किस में आता है? बौनी प्रजाति में। जगन्नाथ, जागृति, कृष्ण विजय, जया, सोना, जयंती, बाला, सरस्वती, गोविंद प्रसाद। नाम ही है, किसी किसी क्षेत्र के हिसाब से उनके नाम रखे गए। तो यहाँ पर हमने बात करी है लंबी प्रजाति और सूखा अवरोधी। लंबी के लिए मैंने आपसे क्या कहा? काशी बड़ा शहर है और बुंदेला। तो बचा क्या? सुधा। तो सुधा को आपने क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ठीक, दूसरा हमने कहा सूखा अवरोधी। सूखा अवरोधी नागिन, नगीना या नगीना या नागिना। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, नागिन करके याद रखना, वैसे इसका नाम क्या है? नगीना।
नगीना 22। बाला, सिर में बाल ही नहीं है। कावेरी, पानी की मात्रा कम है। बस। और कोई नदी आई है? देखिए नहीं आई है कोई। तो बस जब नदी नहीं आई है तो कावेरी में आपने याद कर देना है। ठीक हो गया, कोई ज़्यादा खास दिक्कत है नहीं। अब क्या हुआ, अब याद करने का क्या है, कुछ चीज़ें हैं। बोले धान की सुगंधित किस्म कौन सी है? तो धान की सुगंधित किस्म कौन सी है? पूसा सुगंधा 5। नाम क्या है? पूसा सुगंधा 5। तो सुगंधा भी आ गया और पूसा भी आ गया, नाम में क्या आ गया? सुगंधा। तो सुगंधा आ गया तो ये क्या है? आपकी सुगंधित किस्म। ठीक है, पूसा सुगंधित 5 ये आपकी क्या है? धान की सुगंधित किस्म। इसके अलावा धान की अन्य किस्में कौन सी है? बरानी द्वीप, नरेंद्र शंकर और लालमती ये धान की अन्य किस्में है। ये अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा, बाकी बची हुई सारी इसी की किस्में आएंगी। अगर पूछता है धान हेतु प्रमुख जैव उर्वरक कौन है, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। धान हेतु प्रमुख जैव उर्वरक कौन है? तो कौन सा है? नील हरित शैवाल या एजोला। कौन सा है? नील हरित शैवाल या एजोला, ये क्या है? आपका जैव उर्वरक है धान के लिए। उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो विश्व में चावल उत्पादन का प्रमुख देश कौन सा है? पहला चीन, दूसरा भारत। तो भारत और चीन अपने साथ में, जैसे आपका इससे पहले हमने गेहूं की बात की थी, तो गेहूं में भी चीन और भारत था, और यहाँ चावल उत्पादन में भी आपका चीन और भारत ही है। भारत में चावल उत्पादन के प्रमुख राज्य देखिए, पश्चिम बंगाल। ये याद कैसे करना है? जो बंगाली समाज के लोग होते हैं वो चावल ज़्यादा खाते हैं, तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, वहाँ। दूसरा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? एक एक्स्ट्रा आ गया, कौन सा? आंध्र प्रदेश। उधर आपका गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश था, और चावल उत्पादन में इधर हमारे पास देखो क्या आ गया? पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक हो गया, बंगाली समाज आपका चावल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा खाता है, इसलिए हमने पश्चिम बंगाल को मान लिया कि आपके प्रथम स्थान पे। दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश, और चौथा कौन सा हो गया? पंजाब। इसके अतिरिक्त हम बोलते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं अगर हम, तो पंजाब के बारे में बोलते हैं तो पंजाब को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर एक चीज़ है, गोल्डन राइस में, पंजाब में क्या होता है? गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया, पंजाब तक हो गया। इसके अलावा हम क्या बोलते हैं? जो गोल्डन राइस होता है, जो आपका चावल की किस्म है गोल्डन राइस, उसमें क्या मिलाया जाता है? बीटा कैरोटीन की मात्रा आपकी उसमें पहले से होती है। अच्छा, चावल मुख्यतः स्रोत किसका है? चावल से अधिक मात्रा में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का। तो यहाँ से आपने कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च का ये याद करना है कि किससे मिलता है? चावल से। अगर हम वहीं गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं से आपको क्या मिलता है? वो आपने कल की वीडियो में देखा होगा, प्रोटीन की मात्रा आपकी बड़ी होती है। गेहूं में बढ़ाने के लिए आपको बताया भी था मैंने, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए आपका क्या किया जाता है? सल्फर को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त चावल में क्या पाया जाता है? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। क्या पाया जाता है आपका? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन आपका क्या होता है? इसमें पाया जाता है। ठीक है, चावल के होने वाले प्रमुख रोगों की बात करते हैं तो चावल में होने वाले प्रमुख रोग है कालमिज, लीफ रोलर, धान का बंका किट, धान का झुलसा रोग और सहसमारी रोग। पहले तो आपने ये याद रखना है, पहला कौन सा है? कालमिज। कौन सा है? कालमिज। ठीक है, दूसरा आपका कौन सा है? लीफ रोफर। क्या है? लीफ रोलर। ठीक है, आपने दूसरा क्या याद रखना है? लीफ रोलर। तीसरा आपने करना है धान का बंका कीट। कौन सा? धान का बंका कीट। चौथा आपका है झुलसा रोग। झुलसा रोग इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है तो याद कर लीजिएगा। झुलसा रोग किससे है? आपका चावल से संबंधित है। एक होता है ब्लास्ट रोग। कौन सा होता है? ब्लास्ट रोग। इसके अतिरिक्त एक होता है ब्राउन स्पॉट। क्या होता है? ब्राउन स्पॉट। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है? चावल का रोग होता है। जो ब्राउन स्पॉट है, इससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत में सन 1943 में बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा था, इसी के कारण पड़ा था। कब पड़ा था? 1943 में जो भारत में आपका बंगाल में अकाल पड़ा था, वो किसके कारण पड़ा था? ब्राउन स्पॉट के अलावा पड़ा था। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं थोड़ी बहुत और, तो बात करते हैं ब्राउन स्पॉट के बारे में। इसमें हम बात कर दिए। ब्राउन स्पॉट रोग रोधी किस्में, इसमें कौन सी है? कृष्णा, साबरमती और IR24। ठीक है, इसके अलावा हम बोलते हैं कि कौन सा रोग होता है? तो फॉल्स स्मट रोग होता है। कौन सा होता है? फॉल्स स्मट या झूठा
कंडुआ रोग, झूठा कंडुआ इसको कहा जाता है। झूठा याद कर लीजिएगा, झूठा कंडुआ रोग किसके माध्यम से होता है? कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। देखिए हमने क्या क्या बात कर ली है? कालमीज, लीफ रोफर, धान का बंका कीट, धान का झुलसा रोग, ब्लास्ट या सहसमारी और ब्राउन स्पॉट। इसके अलावा हमने नया क्या पढ़ लिया? फॉल्स स्मार्ट, जिसे बोलते हैं झूठा कंडुआ रोग। ये किसके माध्यम से होता है? कवक के। इम्पोर्टेंट खैरा रोग, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप इसे लगा दीजिए। खैरा रोग, यह जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की। इसका प्रकोप भारत के तराई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके रोकथाम के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जिंक सल्फेट का आपका प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ गया। देखिए खैरा रोग, खैरा रोग किसके कारण होता है? जिंक की कमी से। ठीक है, तो खैरा रोग किसके कारण होता है? जिंक की कमी से होता है। तो ये याद कर लीजिएगा। इसमें आपका क्या होता है? आपका जिंक सल्फेट का प्रयोग करके इसकी रोकथाम की जाती है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2014 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब मनाया गया था? तो वर्ष 2014 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था। इसके अलावा केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अगर हम बात करते हैं किसी संस्थान की, तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक, उड़ीसा में है। इंपॉर्टेंट होता है लूनीश्री, ये याद आपने नाम सुना भी होगा। लूनीश्री, लूनीश्री क्या है? धान की अत्यधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति है। धान की अत्यधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति कौन सी है? लूनीश्री। इसके अलावा क्या है? चावल की घुलने पर पॉलिश करने वाला विटामिन बी थायमीन नष्ट हो जाता है। जब चावल को हम क्या करते हैं ना, धोते हैं, जब चावल को हम क्या करते हैं? धोते हैं, तो उसमें या पॉलिश करने पर जब पॉलिश की जाती है तो उसका विटामिन बी होता है, वो थायमीन क्या हो जाता है? आपका नष्ट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर एक बात लिखें कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता है तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे। सुगंधा के बारे में हम कर लिया है। सुगंध है पूसा 1460 का ब्रांड नेम चावल की किस्म है। ठीक है, तो सुगंध क्या है? आपका पूसा 1460 आपका चावल की किस्म है। बासमती धान का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? उत्तराखंड में होता है। तो यहाँ से हमारे उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। बासमती धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बोला दियारा भूमि की क्या होती है? बोला क्या? दियारा भूमि क्या होती है? तो दियारा आपको याद होना चाहिए, नदी के किनारे वाला क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है, उसे क्या कहते हैं? दियारा कहते हैं। ये तो ऐसे ऐसे पॉइंट है जो आपने बचपन में भी पढ़े होंगे, पहले भी पढ़ेंगे। तो दियारा क्या है? जहाँ पर आपका क्या होता है? जो बाढ़ का पानी आता है ना, नदियों के किनारे आपने देखा होगा, जब आपकी वर्षा ज़्यादा होती है तो अधिक क्षेत्र को आपका कर लेती है, उस भूमि को क्या कहते हैं? दियारा भूमि कहती है। रेणु, रेणु क्या है? ऊंची भूमियों के लिए उपयुक्त धान की किस्म है। देखिए फिर आपका नाम क्या आ गया? रेणु। ठीक है, तो रेणु क्या है? ऊंची भूमियों के लिए उत्तम धान की किस्म। अगर हम बोलेंगे ऊंची भूमियों में धान कौन सी लगाई जाती है, तो रेणु लगाई जाती है। केंद्रीय उपपोषणीय उद्यान संस्था कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो आपने यहाँ से इतनी चीज़ें तो पढ़नी है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रसाधन अकादमी कहाँ पर है स्थित? हैदराबाद में स्थित है। और केंद्रीय उपोषणीय उद्यान संस्था कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें हैं, देखिए क्या क्या है। देखिए और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इतनी चीज़ों के बारे में हमने बात कर दी है, तो एक बार हम देख लेते हैं। इसके अलावा चलिए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम धान से संबंधित या चावल से संबंधित बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ साइड पे, आप ध्यान दे दीजिएगा कि जो धान है या जो गेहूँ है या जो धान है या जो चावल है, वो चावल की आपकी किस्म कौन सी है या चावल कौन से कुल का आता है। तो चावल और जो गेहूँ है वो दोनों ही एक ही कुल के आते हैं, और वो कुल कौन सा है? ग्रेमीना कुल है। कौन सा है? ग्रेमीना कुल है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसकी उत्पत्ति स्थल, अगर इसकी उत्पत्ति स्थल देखते हैं तो दक्षिणी पूर्वी आपका एशिया है। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी एशिया इसका
उत्पत्ति स्थल है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो उसके तापमान के लिए, तो उसका तापमान की हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो 24 डिग्री सेल्सियस की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वहीं अगर हमने गेहूं के लिए तापमान देखा था तो गेहूं के लिए हमारा जो तापमान था वो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस था, तो इसके लिए कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम वर्षा की बात करते हैं तो गेहूं में वर्षा की ज़रूरत थी 80 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कितनी ज़रूरत है, 150 सेंटीमीटर आपकी वर्षा की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर हम बोलेंगे धान का मैं लिख दे रहा हूँ, ये धान का जीन बैंक, धान का कौन सा, जीन बैंक, तो कहाँ से प्राप्त होता है हमें, फिलीपींस से। फिलीपींस से आपका क्या होता है, धान का जीन बैंक हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। इसके अलावा हमने देखिए कुछ रोगों के बारे में बात करी है। एक रोग होता है झोंका रोग। कौन सा रोग होता है, झोंका रोग। ये भी आपका किससे संबंधित है, धान से संबंधित है। बाकी इतनी चीज़ें हैं, एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या हमने चीज़ें पढ़ी हैं, क्या क्या हमने रिवाइज करना है, कैसे कैसे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं चावल के बारे में। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि चावल कैसी फसल है, आपकी खरीफ की फसल है। चावल की किस्में होती हैं, चावल की किस्मों को आपको याद करना है, अमन, ओस और बोरो, या अमन, कार और दलू। ठीक है, तो अमन, ओस और बोरो। तो अमन कब होता है, जाड़े के टाइम पे, ओस कब होता है, शरद के टाइम पे, और बोरो कब होता है, ग्रीष्मकाल में होता है। बोने का समय अमन का बिल्कुल सही है, जून और जुलाई के टाइम पे बोया जाता है और नवंबर दिसंबर के टाइम पे काटा जाता है, जो कि खरीफ फसल के कटने का टाइम है। ओस का भी तकरीबन यही टाइम है। शरद की फसल होती है मई जून के आसपास में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के आसपास में काटी जाती है। लेकिन जो बोरो है, बोरो बड़ी चावल की किस्म है, जो अलग किस्म है, जो आपकी ग्रीष्मकाल की फसल है। कैसी है, ग्रीष्मकालीन फसल है। उगाई कब जाती है, नवंबर दिसंबर, और काटने का समय क्या है, मार्च अप्रैल। तो यहाँ पर हमारे काम की चीज़ क्या होगी, बोरो। तो ये कैसे याद करेंगे, जैसे हम नवंबर दिसंबर में बोर हो जाते हैं तो वहाँ से आपका बोर हो गया। चावल की और भी किस्में हैं, ये सारी किस्मों के बारे में हमने पढ़ लिख रखा है। इसमें एक क्वेश्चन आ रखा है, जो चावल की किस्म है जया, जो चावल की किस्म है कौन सी, जया, ये कैसी है, तो ये कैसी है, बौनी प्रजाति है। इसके अलावा हमने बात करा है धान की लंबी प्रजाति और धान की सूखा अवरोधी प्रजाति, तो जो बचा होगा वो आपकी होगी, बौनी प्रजाति होगी। लंबी प्रजाति में हमें याद करना है काशी, बड़ा शहर है, बुंदेला, हरवेल बुंदेला और सुधा। ठीक है, इन तीनों को याद कर लेना, या ऐसे याद कर लो, काशी, सुधा, बुंदेला। ठीक है, काशी और बुंदेला दो तो याद रहेंगे, सुधा को याद कर लीजिए। और धान की जो सूखा अवरोधी है वो कौन सी है, बाला, सिर में बाल नहीं है, नगीना, नागों की कमी है, और कावेरी, पानी की मात्रा उधर क्षेत्रों में कम है। या आपकी कावेरी एकमात्र नदी आई है, तो यहाँ पर से आपकी क्या करेंगे, कावेरी आपकी नदी में पानी की कमी थी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा धान की सुगंधित किस्म के बारे में बात करेंगे तो पूसा सुगंध 5 आपकी क्या है, धान की सुगंधित किस्म है। धान की और किस्मों के बारे में बात करा है, बरानी, दीप, नरेंद्र शंकर, लालमती, ये धान की अन्य किस्म है। धान में प्रमुख जैव उर्वरक, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रमुख जैव उर्वरक कौन सा है, नील हरित शैवाल, और कौन सा है, एजोला। ये जैव उर्वरक है, नील हरित शैवाल, और कौन सा है, एजोला, ये याद कर लीजिएगा। विश्व में चावल उत्पादक देश चीन और भारत, चीन पहला, भारत दूसरा। अगर भारत में चावल उत्पादन की बात करते हैं तो देखिए पश्चिम बंगाल, बंगाली समाज के लोग थोड़ा सा चावल की मात्रा ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। ठीक है, गोल्डन राइस में कौन सी चीज़ पाई जाती है, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, गोल्डन राइस में कौन सी किसकी मात्रा पाई जाती है, तो बीटा कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है। चावल का मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट। चावल किसका स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का। चावल मूल रूप से पाया जाता है, चावल में क्या पाया जाता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का करके ये आपका पाए जाते हैं। चावल के प्रमुख रोग हैं कालमीज, लीफ रोवर, धान का बंका रोग, यहाँ का झुलसा रोग, ब्लास्ट रोग, ब्राउन स्पॉट और झोंका रोग। ये आपकी क्या है, इसके रोग है। जब 1943 के आसपास में जो आपका अकाल पड़ा था वो आपका ब्राउन स्पॉट के कारण ही पड़ा था। इतनी सी चीज़ें थी। इसके अलावा हमने कुछ और पढ़ा था, तो ये पढ़ लिया था। अगर इसके अलावा हम देखते हैं एक और रोग होता है जो जिसे कहते हैं झूठा रोग या कंडुआ रोग। तो झूठा रोग या कंडुआ रोग या हम जिसे कहते हैं फॉल्स स्मट, किसके द्वारा होता है, कवक के माध्यम से होता है। जो खैरा रोग है, ये एग्जाम में पूछा गया कि खैरा रोग किसके कारण होता है, जिंक की कमी से। ठीक है, इसकी कमी को दूर करने के लिए, इसके रोकथाम को करने के लिए क्या मिलाया जाता है, उसमें जिंक सल्फेट मिलाया जाता है। और ये खैरा रोग होता कहाँ पर है, तो तराई क्षेत्रों में होता है।
अगर बोलेगा चावल वर्ष कब मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष कब मनाया गया, तो सन 2014 में मनाया गया। इसके अलावा केंद्रीय धान अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा कटक में स्थित है। लूनी श्री धान की अत्यधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति है। अत्यधिक उत्पादन किससे होता है, धान की आपका लूनी श्री से होता है। चावल के धुलने पर या पॉलिश करने पर आपका क्या होता है, विटामिन बी उसका नष्ट हो जाता है। विटामिन बी आपका थायमीन होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, ये आपको याद होना चाहिए। सुगंध है पूसा 46 आपका, ये आपकी चावल की किस्म है, पूसा 1460। इसके अलावा पूसा की और किस्में भी है, पूसा RH10, PH 871, ये आपकी इसकी किस्में हैं। ठीक है। बासमती धान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उत्पादन करने वाला आपका सबसे अधिक कौन सा है, उत्तराखंड है। दियारा भूमि, पेपर में आ सकती है, दियारा भूमि क्या है, जो नदियों के किनारे वाला क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आता है, वो क्या है, दियारा भूमि। रेणु क्या होता है, ऊंची भूमियों में धान की किस्म होती है, जहाँ पर आपकी ऊंचाइयाँ होती है वहाँ पर आपकी उपयुक्त धान की किस्म होती है। केंद्रीय उपपोषणीय धान उद्यान संस्था कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है, हैदराबाद में है। इसके अतिरिक्त चावल जो है, चावल का जो कुल है वो कौन सा है, ग्रेमीना कुल है। इसका उत्पत्ति क्या है, दक्षिणी पूर्वी आपका एशिया है। इसके अतिरिक्त इसके तापमान की ज़रूरत होती है 24 डिग्री सेल्सियस, वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर की ज़रूरत। धान का जो जीन बैंक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, फिलीपींस को कहा जाता है, धान का जीन बैंक कहा जाता है। अगर बोले धान में आपका बौनी प्रजाति कौन सी है, तो जया, इसको आपने याद रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो धान से संबंधित है। गेहूं हमने पढ़ लिया है, धान हमने पढ़ लिया है, धान जो कि आपका चावल से संबंधित है, चावल हमने पढ़ लिया है। और अब हम जो पढ़ेंगे अगली वीडियो में वो पढ़ेंगे मक्का के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आगे की वीडियो देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।